So hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful sir video. We are going to continue with this chapter. आज हम लोग देखेंगे chapter 4 that is payment of bonus. ठीक है. ओके, पेमेंट ऑफ बोनस बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है. बोनस जो है वो आपको कैसे मिलेगा, कहाँ पे एप्लीकेबल है, वो सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में. ठीक है. विल ट्राई टू एंड दिस चैप्टर टुडे इटसेल्फ. तो सबसे पहले देखेंगे एप्लीकेबिलिटी. क्या बताओ? एप्लीकेबिलिटी कि बोनस आपको कैसे मिलेगा. सबसे पहली बात, बोनस का मतलब क्या होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट बोनस, व्हाट डज दिस मीन? बोनस का मतलब होता है आपको जो सैलरी या फिर आपको जो वेज मिलता है उसके ऊपर आपको जो है किसी भी प्रकार का कंसिडरेशन मिलना. Now when we talk about consideration over here, this means monetary consideration. ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी. ओके, एप्लीकेबिलिटी देखेंगे सबसे पहले. लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ओवर हियर फर्स्ट. एप्लीकेबल कहाँ पे होगा? कोई भी स्टैब्लिशमेंट, वो देखो, एनी स्टैब्लिशमेंट कोई भी स्टैब्लिशमेंट जहां पे 20 के ऊपर 20 और मोर, 20 यहां पे लिख दो, 20 और मोर, या तो 20 या तो उससे ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हो. क्या बताओ? एम्प्लॉइज काम कर रहे हो, एम्प्लॉइज वर्क. तो उस एस्टैब्लिशमेंट पे ऊपर ये जो बोनस है वो एप्लीकेबल हो जाएगा. अंडरस्टूड? तो पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में सारे स्टाफ मिला के अगर 20 हो जाए तो अपने को बोनस देना है सारे एम्प्लॉयज को. अंडरस्टूड? यस और नो? अपने को क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा. या तो 20 या फिर 20 से ज्यादा. तो बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू कीप इट बिलो 20. बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं, 20 के नीचे ही रखते हैं. अंडरस्टूड? नाउ दिस इज सेक्शन हाउ मच? दिस इज सेक्शन, we are talking about applicability, so applicability section is section हमारा 41. section 41 deals with bonus. is that clear? बता दो. कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट में है जहां पे 20 टोटल 20 पहुंच जाए या फिर उससे ज़्यादा पहुंच जाए, ठीक है, तो अब उनको बोनस देना होगा अपने एम्प्लॉयज़ को. इज़ दैट क्लियर? एग्जेम्पशंस भी हैं यहाँ पे. एग्जेम्पशंस मतलब वो इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे बोनस एप्लीकेबल नहीं होता. तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशन का लिस्ट होगा जो आपको ध्यान में रखना है. सबसे पहले एलआईसी वाले, एलआईसी के एम्प्लॉयज़, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़. और जो मर्चेंट, सीमैन, सीमैन का मतलब क्या होता है? सीमैन का मतलब होता है मर्चेंट शिपिंग एक्ट के तहत जिन भी स्टैब्लिशमेंट में मर्चेंट शिपिंग एक्ट लग जाता है उनको क्या नहीं देना होता है? बोनस. उसके बाद तीसरा जो है वो है डॉक वर्कर्स, डॉक वर्कर्स जो डॉक्स में काम करते हैं. चौथा है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल या फिर स्टेट, सेंट्रल स्टेट या फिर कोई लोकल अथॉरिटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर नहीं लगता बोनस. ठीक. पांचवा जो है वो है नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस. क्या बताओ? नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के ऊपर नहीं लगता बोनस. 7 इज स्पेसिफिक पब्लिक सेक्टर फिनेंशियल. देखो कोई भी ऐसा लिख लो,
स्पेसिफिक पब्लिक सेक्टर financial institutions, financial institution. Now when we talk about financial institutions मतलब क्या, जो पैसे क्या लेन देन जो है उसका बिजनेस करते हैं वो, बट दे शुड बी नोटिफाइड, सब नहीं, वही जो नोटिफाइड किया गया है वाया द गवर्नमेंट, नोटिफाइड जो भी नोटिफाइड है वो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट पासिंग थ्रू अदर कंट्रीज, क्या बताओ, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, inland water transport passing through other countries, passing through other countries, ठीक है। फिर आता है हमारा establishment exempted by government, establishment, establishment exempted, establishment क्या बता दो फटाफट, exempted by government, ठीक है। तो ये 9 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जिनका एग्जेम्पशन मिल चुका है। अब स्टैब्लिशमेंट एग्जेम्प्टेड बाय गवर्नमेंट, ये कोई भी स्टैब्लिशमेंट में हो सकता है, ये आपका भी स्टैब्लिशमेंट हो सकता है, मेरा भी स्टैब्लिशमेंट हो सकता है, जो जो गवर्नमेंट स्पेसिफिकली बोल दे कि इनका एग्जेम्पशन है तो उनका एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्या है क्लियर है, ठीक है, अंडरस्टूड, हाँ जी बता दो, ओके ओके। अब कुछ पॉइंट्स है जो तुमको ध्यान में रखना है। आपको पता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको हम लोग कहते हैं पीएसयू, क्या बताओ फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। व्हाट डज दिस मीन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है इसका मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब होता है वो एंटरप्राइजेस जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों मिलके 51%, 51 कम से कम 51% क्या होल्ड कर रहे हो, बताओ क्या, हाँ जी, इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हो। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब पकड़ लो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल प्लस स्टेट मिलके या फिर इंडिविजुअली भी वो लोग क्या कर रहे हैं, 51%, नॉट लेस देन 51% स्टेक होल्ड कर रहे हो किसी भी स्टैब्लिशमेंट में, ठीक है। तो ये है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब इनके ऊपर एप्लीकेबल तभी होगा, जैसे तुमको नॉर्मली पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्मल कंपनीज के ऊपर अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये मान के चलेंगे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऊपर बोनस तभी एप्लीकेबल होगा, क्या एप्लीकेबल होगा बताओ, बोनस तभी एप्लीकेबल होगा जब वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ कंपीट कर रहा हो, जब वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ कंपीट कर रहा हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे तुमको समझाता हूं मैं, एग्जाम्पल के तौर पे दो कंडीशंस है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन बोनस एप्लीकेबल लिख दो, बोनस तभी एप्लीकेबल होगा जब दो कंडीशंस मीट होगा। पहला कंडीशन ये है कि वो प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपटीशन में, प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपीट कर रहे हो ओपन मार्केट में, ठीक है, ओपनली वो लोग क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं, ठीक, अंडरस्टूड। प्लस उनका जो सिर्फ कंपीट करना जो है वो इनफ नहीं होता, उनका जो ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस इनकम है उनका, क्या ग्रॉस इनकम जो है वो कम से कम 20% हो, 20% हो किस चीज का, कंपिटिटिव, मतलब कंपीट करने से जो उनको इनकम मिल रहा है। पकड़ लो कोई एक ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही है, लो पीएसयू है, ठीक है, और ये एक प्राइवेट कंपनी है, दोनों मार्केट में compete कर रहे हैं विद देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है, प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज से compete कर रहे हैं मार्केट में। अब क्योंकि वो compete कर रहा है, पीएसयू जब compete कर रहा है किसी भी प्राइवेट सेक्टर के साथ, और इस कंपटीशन compete करने से उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, उसको जो ग्रॉस इनकम हो रहा है, अगर 20% उसका जो टोटल इनकम है उसका 20% इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने compete किया है, अंडरस्टूड। ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इसका जो टोटल
ग्रॉस इनकम होगा ना, उसका 20% इनकम आ रहा है इस कंपटीशन की वजह से, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं बताओ, compete कर रहे हैं। उन कंपेरेटिव इनकम क्या बताओ, ग्रॉस टोटल ग्रॉस इनकम का एटलीस्ट 20% हो। तो इसको लिख दो, इसको ना ऐसे लिख दो सो दैट एग्जामिनेशन में लिख पाओ तुम। कंपेरेटिव इनकम, कंपेरेटिव इनकम जो है इज इनकम इज टोटल ग्रॉस इनकम का 20%। अगर ये दो मीट कर रहा है तब जाके इसके ऊपर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऊपर भी क्या लागू हो जाएगा बता दो, लागू हो जाएगा तुम्हारा बोनस। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी बता दो। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, ये तो हम लोगों ने एलिजिबिलिटी देखा है, एप्लीकेबिलिटी देखा है, एलिजिबिलिटी नहीं। क्या बताओ एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी मतलब किसके ऊपर अप्लाई होगा, और एलिजिबिलिटी मतलब क्या तुम एलिजिबल हो बोनस लेने के लिए, तो उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। ओके, बोनस का हम लोग देखेंगे, क्या बताओ, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर बोनस, एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। बोनस लेने के लिए एम्प्लॉय को दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। टू कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। पहला, देखो अच्छे से, जो उसको वेज मिल रहा हो, जो उसको क्या मिल रहा हो, वेज मिल रहा हो, ठीक है, वो गवर्नमेंट नोटिफाइड लिमिट से कम हो या फिर इक्वल हो। इक्वल वेज जो मिल रहा हो इज इक्वल टू या फिर लेस देन, इक्वल टू या फिर लेस देन व्हाट, लेस देन गवर्नमेंट नोटिफाइड लिमिट। ठीक है, जैसे तुमको पता है कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर देता है कि इस काम के लिए इतना वेज जो है ये हम लोगों ने नोटिफाई कर दिया, इतना मिलना चाहिए कम से कम। तो अगर तुमको मिल रहा है, क्या बताओ, वेज गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड मंथली सीलिंग लिमिट से कम या फिर इक्वल हो, तो तब जाके तुमको क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा बताओ, बोनस मिलेगा। बोनस के लिए तुम एलिजिबल रहोगे। क्या ये समझ में आ रहा है? और उसके साथ साथ अकाउंटिंग ईयर में अकाउंटिंग ईयर में तुमने कम से कम 30 डेज काम किया हो, 30 डेज वर्क किया हो। तो ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है। बस ये सिंपल दो कंडीशन अगर आप फुलफिल कर पा रहे हो तो आप आराम से, तुमको बोनस मिल पाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग मिनिमम बोनस कितना मिलेगा, मिनिमम कितना बोनस मिल सकता है। मिनिमम बोनस देखेंगे। ठीक है, मिनिमम बोनस कितना मिलेगा, 8.33% ऑफ वेज। ठीक है, ऑफ वेज और और ₹100 विच एवर इज हायर। इसका मतलब ये कि कम से कम तुमको ₹100 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वो जो हायर होगा वो तुमको जो है तुमको मिलने वाला है 100%। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी बताओ। अब देखो मिनिमम बोनस जो है ना, ये एम्प्लॉयर को देना ही पड़ता है, चाहे कंपनी लॉस में हो, चल रहा हो, या फिर जो भी हो। ठीक है, कंपनी अगर लॉस में भी है, चाहे कंपनी लॉस में चल रही हो उनको, या फिर उसका सरप्लस ज़ीरो हो, तब भी उसको बोनस देना होगा। ठीक है, मिनिमम बोनस देना ही होगा टू बाई एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर टू, क्या बता दो फटाफट, एम्प्लॉय। क्या समझ में आ रहा है? ये मिनिमम हो चुका। मैक्सिमम कितना मिल सकता है, मैक्सिमम बोनस, मैक्सिमम बोनस का फंडा सिर्फ 20% ही है। तो ये 8% को हटा के तुम 20% लिख सकते हो, 20% ऑफ वेज। ठीक है, 20% ऑफ वेज ये तुम्हारा मैक्सिमम होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है?
क्वेश्चन आता है कि सर ये जो मिनिमम बोनस है क्या अपने को मिनिमम बोनस 8.33 से ज़्यादा मिल सकता है? आंसर है यस। इसको हम लोग कहते हैं ना इफ़ यू वांट मोर देन मिनिमम वेज, सॉरी मिनिमम बोनस, आपको अगर मिनिमम बोनस जो आपका है उससे ज़्यादा चाहिए होगा तो आप मांग सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी तुम मांग सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके। अब कुछ प्रोविजंस है फॉर न्यू एस्टैब्लिशमेंट, ये आपको देख लेना है। प्रोविजंस फॉर न्यू एस्टैब्लिशमेंट, न्यू एस्टैब्लिशमेंट, नए एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कुछ प्रोविजंस है, ठीक है। तो सबसे पहला वो है कि फर्स्ट 5 ईयर जो है, फर्स्ट 5 ईयर, क्योंकि आप एकदम नए नए खोले हो बिजनेस, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर जो है बोनस तभी देना है जब कंपनी को एक्चुअल प्रॉफिट हो, याद रखना, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर्स बोनस अप्लाई ओनली इफ प्रॉफिट, क्योंकि अपने को पता है कि अगर प्रॉफिट ना भी हो तुमको बोनस देना ही होगा, एम्प्लॉयर को बोनस देना ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम नए इस्टेब्लिशमेंट हो तो तुम एज ए एम्प्लॉयर तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, इसलिए तभी देना है अगर तुमको प्रॉफिट होगा तो। इज दैट क्लियर? हाँ जी बताओ, ठीक है। अच्छा, टू, अब जो तुम्हारा सिक्स्थ अकाउंटिंग ईयर होगा ना, क्योंकि 5 साल तो यहाँ पे हो गया है, सिक्स्थ अकाउंटिंग ईयर, सिक्स्थ अकाउंटिंग ईयर से तुम्हारा सेट ऑफ के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। क्या बताओ? सेट ऑफ के रूल्स, सेट ऑन एंड सेट ऑफ के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। इसका मतलब क्या? एप्लीकेबल हो जाएंगे। और फर्स्ट 5 ईयर्स में ना कोई सेट ऑफ का रूल नहीं होता। इसका मतलब ये कि तुम सोच रहे होगे कि 5 साल जो है प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसका बोनस जमा हो के नेक्स्ट ईयर मिल, मतलब जिस ईयर प्रॉफिट मिल जाएगा उस दिन तुमको बोनस मिल जाएगा, सब सारे पिछले साल को मिला के। ऐसा नहीं होता, पिछले 5 साल में जिस साल प्रॉफिट होगा उसी साल तुमको बोनस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई सेट ऑफ नहीं होता, लेकिन सिक्स्थ ईयर से सेट ऑफ चालू हो जाता है। अब तुम जो सोच रहे हो 6 साल से अप्लाई अप्लाई हो जाएगा, तो तुम सोच रहे होगे कि यार तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर का मिला के जो भी बोनस हुआ होगा वो सिक्स्थ ईयर में सेट ऑफ होगा। सिक्स्थ ईयर में हम लोग अपने को बोनस देना है इतना ज़्यादा, इतने सारे साल का नहीं। सिक्स्थ अकाउंटिंग ईयर से जो एप्लीकेबल होगा वो सिर्फ फिफ्थ एंड सिक्स्थ ईयर का होगा। ईयर में तुमको क्या करना होगा? सेवेंथ ईयर में तुम्हारा फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर एंड सेवेंथ ईयर, तो फिफ्थ एंड सिक्स का जो है ना वो सेट ऑफ होके सेवेंथ ईयर में तुम दे सकते हो। इज दैट क्लियर? अब एकदम नॉर्मल हो जाएगा। एट्थ ईयर पे, 8 ईयर से तुम्हारा नॉर्मल सेक्शन 36 जो है, ये हम लोग जाएंगे, अभी आए नहीं है सेक्शन 36 के ऊपर, एप्लीकेबल हो जाएगा नॉर्मल 36 सेक्शन, एप्लीकेबल हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। इज दैट क्लियर? बता दो फटाफट, ठीक है। ओके तो ये सेट ऑफ एंड सेट ऑन का, इसको हम लोग और अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे आगे जाके, लेकिन यहाँ पे तुमको थोड़ा बहुत समझना है अभी के लिए, एंड देन आगे जाके इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, पूरा इन डिटेल समझेंगे। तुम सोच रहे होगे कि बोनस मिलेगा, डेफिनेटली। पकड़ लो साल में तुमको काम करना था 120 डेज, लेकिन तुमने 120 डेज काम नहीं किया, 31 डेज काम किया, तो तुमको मिनिमम तो 30 डेज काम करना ही चाहिए था, तब तेरे को बोनस मिलेगा। यस, तो तुमने 30 डेज काम किया, 31 डेज काम कर लिया, ठीक है, बाकी के जो दिन है तुमने काम नहीं किया, तो तुम्हारा बोनस कैलकुलेट किस प्रकार से होगा? जितने दिन जो वर्किंग डेज है उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हारा बोनस कैलकुलेट होगा, वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग। जितना दिन तुमने काम किया उतने दिन का ही तुमको बोनस मिलेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है। अब एक प्रोविजन है जिसको हम लोग कहते हैं डीम्ड वर्किंग डेज, है ना, कि तुम सोचोगे कि डीम्ड वर्किंग डेज, देखो DEEMED, डीम्ड वर्किंग डेज, वर्किंग डेज इसका मतलब क्या होता है? डीम्ड वर्किंग डेज का मतलब जिसको, जो जिस दिन को हम लोग 100% ऑटोमेटिकली उसको वर्किंग डे ही मानेंगे।
तो वो कौन से दिन है? पहला है ले ऑफ। अगर तुम्हारा ले ऑफ हो चुका है, ले ऑफ का पीरियड तुम्हारा ले ऑफ हो चुका है, ठीक है, या तुम्हारा ले ऑफ अगर हो रहा है, वो ले ऑफ का जो पीरियड है, उस पीरियड के दौरान अगर तुम काम नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली तुम्हारा ले ऑफ हो चुका है, तो तुम काम कैसे करोगे? उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे अंडर बोनस, ठीक है। ये वर्किंग डेज में कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा आता है लीव विथ सैलरी, लीव विथ सैलरी वेजेस। तो अगर तुम लीव पे हो, लेकिन वो किस प्रकार का लीव है? उस प्रकार का लीव है जहां पे तुमको सैलरी भी मिल रहा है, तुमने लीव लिया है लेकिन तुम्हारा सैलरी नहीं कट रहा है, अंडरस्टूड? तो वो लीव वाले दिन भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे एज पर बोनस। क्या है, समझ में आ रहा है? टेम्पररी डिसेबलमेंट हो चुका है तुम्हारा, टेम्पररी डिसेबलमेंट हो चुका है, क्या बताओ? टेम्पररी डिसेबलमेंट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी। और ये जो डिसेबलमेंट है किस कारण? ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी। क्या है, समझ में आ रहा है? चौथा पॉइंट देखो, मटर्निटी लीव विथ वेजेस, जो मैं कहने जा रहा था, मटर्निटी लीव विथ वेजेस। तो 3-4 महीने का तुमको लीव मिल जाएगा आराम से, और वो जो लीव है वो पेड रहेंगे, और क्योंकि पेड है आपको सैलरी मिलता रहेगा, एंड उसको भी हम लोग वर्किंग डेज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, मतलब उस दिन को जब हम लोग बोनस कैलकुलेट करेंगे उस दिन को इंक्लूड कर लेंगे। क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके ओके। अब कुछ है डिस्क्वालिफिकेशन, क्या हम लोग देखेंगे डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन देखेंगे, इसको देख लो फटाफट। डिस्क्वालिफिकेशन क्या देख रहे हैं? डिस्क्वालिफिकेशन, या फिर हम लोग देखेंगे डिडक्शन, अंडरस्टूड? देखो, कोई भी एम्प्लॉय जो फुल्ली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा बोनस के अंदर, ठीक है, उससे डिसमिसल मिलता है ड्यू टू बहुत सारे रीजंस है। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम डिस्क्वालीफाइड हो, ठीक है, अगर तुम डिस्क्वालीफाइड हो तो तुमको बोनस कैसे मिलेगा? ठीक है, तुमको काम से निकाला गया है फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है, फिर अंडरस्टूड, या फिर कुछ ऐसे रीजंस है जिसके कारण वर्ष तुम्हारा जो है तुमको बोनस नहीं मिलेगा। तो पहला रीजन देख लो फटाफट, फ्रॉड है। दूसरा तुमने फ्रॉड जो है वो क्या है? प्रीमाइस के अंदर वायलेंट या फिर वायलेंट बिहेवियर दिखाया है, वायलेंट बिहेवियर दिखाया है प्रीमाइस के अंदर, ठीक, इनसाइड प्रीमाइस। स्टैब्लिशमेंट के अंदर तुमने अपने एम्प्लॉयर के साथ झगड़ा कर लिया, बहुत ज़्यादा वायलेंट पीट दिया, फॉर एग्जांपल तुमने चोरी किया, थेफ्ट, चोरी भी किया और तुमको बोनस भी दे, थेफ्ट, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? थेफ्ट किया ऑफ स्टैब्लिशमेंट प्रॉपर्टी, ऑफ स्टैब्लिशमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। सी डी, डी है तुम्हारा कन्विक्शन फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट, हैरेसमेंट, क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सारे जो है ना, यहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, क्या हो जाते हो? डिस्क्वालीफाई। क्या ये समझ में आ रहा है? अब देखो डिडक्शन, डिडक्शन में दो कंडीशंस है, एक है मिसकंडक्ट लॉस, दूसरा है कस्टमरी या फिर इंटरम बोनस, या फिर इंटरम। ये दो वर्ड तुमको याद रखना है बस, ठीक है, लिखना क्या है मैं तुमको बता रहा हूँ। मिसकंडक्ट लॉसेस का मतलब क्या होता है? सिंपल बात, अगर एम्प्लॉयर को किसी प्रकार का फिनेंशियल लॉस हुआ है क्योंकि तुमने मिसकंडक्ट किया है, कोई उल्टा सीधा काम किया है, तो वो जो फिनेंशियल लॉस हुआ है एम्प्लॉयर तुम्हारे बोनस से काट सकता है। सिंपल बात, ये हो गया डिडक्शन का पहला पॉइंट। ठीक है, पॉइंट 2 कहता है अपने को
ये हो गया डिडक्शन का पहला पॉइंट। पॉइंट टू अपना है कस्टमरी इंटरम। इसका मतलब अगर एम्प्लॉयर ने पहले ही कोई पूजा बोनस वगैरह तुमको दे रखा है, पहले से बोनस दे रखा है, पूजा बोनस, ठीक है, कस्टमरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कस्टमरी बोनस कहते हैं ना, जैसे दुर्गा पूजा में बोनस वगैरह मिलता है, नवरात्रि में, है ना, अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। तो अगर तुमको पहले से मिल चुका है बोनस, तो फाइनल बोनस मिलने से पहले, जिसको हम लोग इंटरम बोनस कहते हैं ना, फाइनल बोनस मिलने से पहले अगर तुमको किसी प्रकार का बोनस मिल चुका है, तो वो बोनस का अमाउंट हम लोग काट लेंगे फ्रॉम योर फाइनल बोनस, है ना, समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? तो ये दो प्रकार के डिडक्शन हो सकते हैं, यही तुमको याद रखना है, दिमाग में रखना है, एग्जामिनेशन हॉल तक तुमको लेकर जाना है ये वाले वर्ड्स, मिसकंडक्ट लॉसेस एंड कस्टमरी इंटरम बोनस। फिर तुमको बना के लिखना है, पूरा पूरा बना के लिखना है, एग्जाम्पल सेट कर देना है आराम से। क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब जो टॉपिक है वो है एलोकेबल सरप्लस। इसका मतलब होता है कि बोनस हमेशा उस सरप्लस से दिया जाएगा जिस सरप्लस को तुम्हारा एलोकेबल सरप्लस है। इसका मतलब ये होता है, देखो हमेशा ये दो प्रकार के कंपनीज होते हैं, जैसे पहला कंपनी है हमारा बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी, दूसरा है हमारा अदर स्टैब्लिशमेंट, अदर। अब तुम्हारा सरप्लस हुआ कितना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा सरप्लस क्या हो रहा है, कितना दे सकते हैं सरप्लस से, वो उससे मायना है ना। पकड़ लो तुम्हारा सरप्लस है 100%, जो भी 100% सरप्लस हुआ, अब ये 100% में तुम्हारा आ सकता है 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, जो भी तुम्हारा 100% जो सरप्लस हुआ है ना। अगर तुम एक बैंकिंग कंपनी हो तो इस सॉरी अगर तुम एक बैंकिंग कंपनी हो तो तुम्हारा जो भी अवेलेबल सरप्लस होगा ना, अवेलेबल सरप्लस का 60% ही दे सकते हो एज बोनस। इज दैट क्लियर? ठीक है, 60%, 60% ऑफ अवेलेबल सरप्लस, ठीक है। और यहाँ का अगर अदर स्टैब्लिशमेंट है तो 67% ऑफ अवेलेबल सरप्लस का तुम बोनस निकाल के दे सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें इसको सर, बता दो। देखो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट है, इसका कैलकुलेशन के लिए अलग वो लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा हुआ कंपनी का। अब ग्रॉस प्रॉफिट एज पर सेक्शन 32 हम लोग देख लेंगे। फिर तुम माइनस करोगे प्रायर चार्जेस, माइनस करोगे प्रायर चार्जेस, प्रायर चार्जेस, ये है एक्स पर सेक्शन 34, ठीक है। माइनस करोगे, जो निकलेगा उसको कहा जाता है अवेलेबल सरप्लस, अवेलेबल सरप्लस। क्या ये समझ में आ रहा है? उसको कहा जाता है अवेलेबल सरप्लस। अब इसी अवेलेबल सरप्लस का तुमको इंटू 60% या फिर 67% करना होता है, जो जो निकलेगा उसको कहा जाता है एलोकेबल सरप्लस। क्या बताओ, एलोकेबल। अब इस सरप्लस अमाउंट से तुम बोनस दे दो। क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ जी, बता दो। हाँ जी। अब तुमको मैं ये बता देता हूँ, प्रायर चार्जेस, प्रायर प्रायर चेंजेस जो है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। प्रायर चेंजेस देख लो, प्रायर चेंजेस क्या होता है, प्रायर चेंजेस में क्या क्या आता है। प्रायर चेंजेस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा छोटा सा करके लिख देता हूँ, याद रख लेना, ठीक है। प्रायर चेंजेस में क्या क्या आएगा, सबसे पहला आएगा डेप्रिसिएशन। क्या आएगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर आएगा तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स, डीटी। क्या ये समझ में आ रहा है? उसके बाद आएगा अदर प्रिस्क्राइब्ड सम, अदर सम, ठीक है। प्रिस्क्राइब बाय हुम, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो पोर्शन है ये हम लोग माइनस करेंगे फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है। ओके। अब हम लोग तुम्हारा सेट ऑफ एंड सेट ऑन जो है ना, इसको प्रॉपरली समझेंगे, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं टू सेक्शन 36। ये एक्चुअली सेक्शन 34 एंड 35 था, ठीक है। तो सेक्शंस यहाँ पे इतना ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं, तुम याद नहीं कर पाओगे मुझे पता है, लेकिन तुम टॉपिक्स को याद कर लो, ठीक है।
अच्छे से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा ना, वो टॉपिक आएगा हमारा, ये है सेक्शन 36। सेक्शन 36, इसमें हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेट ऑन एंड सेट ऑफ। ठीक है, कैसे होता है, कैसे एक्चुअली सेट ऑन सेट ऑफ। सेट ऑन का मतलब क्या होता है? सेट ऑन का मतलब होता है एक्सेस सरप्लस। एक्सेस, बहुत ज्यादा ही सरप्लस आ गया। सेट ऑफ का मतलब होता है डेफिशिएंसी। मतलब डेफिशिएंसी का मतलब कम। ठीक। अब देखो इसके कुछ रूल्स है, अब देखो अच्छे से समझो। एक चीज बताओ, सिंपल बात, कि हम लोग कितना परसेंट हम लोग बोनस दे सकते हैं, ये बता दो फटाफट। कितना परसेंट हम लोग बोनस दे सकते हैं? मैक्सिमम बोनस कितना दे सकते हैं? सर अभी हम लोगों ने पढ़ा है, कहाँ गया, अभी हम लोगों ने सर पढ़ा है यहाँ पे कि हम लोग 60%, 60%, 60%, 67% दे सकते हैं। नहीं, गलत हो। 60%, 60%, 67% ये एलोकेबल सरप्लस है, जो तुम बोनस के लिए एलोकेट हो सकता है। जो बोनस के लिए एलोकेट हो सकता है, यहां से तुम बोनस दे सकते हो, ये है एलोकेबल सरप्लस। मैक्सिमम तुमको मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था ना, मैक्सिमम बोनस कितना दे सकते हैं? 20%, है ना, 20%। तो हम लोग क्या करें, अगर हमारा एलोकेबल सरप्लस सरप्लस अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू द मैक्सिमम बोनस, बोनस जब एलोकेबल सरप्लस मैक्सिमम बोनस की रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो, समझो इसको, ठीक है, वेन एवर योर एलोकेबल सरप्लस इज मोर देन योर मैक्सिमम बोनस, तो हम लोग जितना मैक्सिमम होगा ना, पकड़ लो तुम्हारा एलोकेबल सरप्लस 60% है, मैक्सिमम बोनस तुमको देना है 20%, और इसका जो भी सम होगा, एक्स वाई जेड नंबर लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स वाई जेड नंबर लिख लो, ठीक है। अच्छा, नंबर लिखवा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पकड़ लो 100 निकला यहाँ पे, ठीक। 60% करेंगे तो 100 निकल रहा है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे 20% करेंगे तो 20 निकल रहा है। तो हमारा एलोकेबल सरप्लस ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है? 80 ज़्यादा है। तो ये जो 80 का सरप्लस है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे बताओ ना? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर, कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर, इसको हम लोग नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? कितने साल तक फॉरवर्ड कर सकते हैं? 4 साल, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं, इसको लिखते हैं अप टू 4 इयर्स हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, यूटिलाइज करने के लिए। समझे? पकड़ लो नेक्स्ट साल प्रॉफिट ही नहीं हुआ, कोई सरप्लस ही नहीं हुआ, तो पिछले साल जो एक्सेस सरप्लस था वो यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ से दे देंगे, सिंपल बात है ना। तो 4 साल इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्या है समझ में? इसको कहा जाता है सेट ऑन। अब हम लोग देखेंगे सेट ऑफ। सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब जब तुम्हारा एलोकेबल सरप्लस, क्या बताओ, एलोकेबल क्या है? एलोकेबल सरप्लस या तो जीरो हो, ठीक है, या मिनिमम बोनस से कम हो। मिनिमम बोनस, मैक्सिमम बोनस नहीं, मिनिमम बोनस, जो 8 पॉइंट कितना था, 33, दिस वन 8.33%, ठीक है, मिनिमम 8.33%। तो अगर तुम्हारा एलोकेबल सरप्लस या तो जीरो हो या तो मिनिमम बोनस से कम हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास सरप्लस ही नहीं है, एलोकेबल सरप्लस ही नहीं है, तुम बोनस कैसे दोगे?
तो मिनिमम बोनस दोगे कैसे? ठीक है, तो जब एलोकेबल सरप्लस जीरो हो या मिनिमम बोनस से कम हो तो उतनी शॉर्टफॉल या फिर डेफिशिएंसी जो है ना वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है अप टू 4 इयर्स। ठीक है, तक फ्यूचर सरप्लस कितने साल तक? 4 इयर्स कैरी फॉरवर्ड अप टू 4 इयर्स। क्या समझ में आ रहा है? तो उतना शॉर्टफॉल जितना भी कम हो रहा है मिनिमम बोनस से उतना क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब एक कंसेप्ट समझो। बोनस में दो चीज आएगा जो तुमको कॉन्ट्राडिक्टिंग लगेगा। ठीक है, पहला कंसेप्ट ये कि बोनस तो तुमको देना ही है, बोनस तो तुमको देना ही है अगर प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, तुमको बोनस देना ही है। अगर कंपनी में प्रॉफिट हो लॉस हो बोनस देनी है। तो जो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे बोल रहे हैं ना, कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट साल हम लोग मिला के बोनस दे देंगे, उसका मिलाने का मतलब क्या होता है? मिलाने का मतलब ये होता है, इसको समझो अच्छे से, जो मैंने यहाँ पे तुमको बहुत डीपली डीपली एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि अपने को ये जो हम लोग मिला के देंगे ना, मिलाने का मतलब क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ। इस साल का बोनस, अगले साल का बोनस, इस साल का बोनस, ये सब मिला के हम लोग देंगे। इसका मतलब क्या होता है समझो। अगर तुम्हारा, पकड़ लो, तुम्हारा कंपनी है, ठीक है, तो तुमको हुआ डेफिशिएंसी, पकड़ लो इस साल तुमको बोनस, अगर कायदे में पूरा कैलकुलेट करने के बाद टोटल हम लोग देख रहे हैं कि 8 लाख का बोनस देना है तुमको। ठीक है, बोनस देना है, वो मिनिमम बोनस निकाला 8 लाख हो रहा है, 8 लाख देना है। लेकिन कंपनी के पास एलोकेबल सरप्लस जो है, एलोकेबल सरप्लस जो है या तो जीरो हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल 5 लाख है। ठीक है, तो कंपनी करेगा क्या? कंपनी क्या बोनस नहीं देगा इस साल? कंपनी को बोनस फिर भी देना है। कंपनी कितना बोनस देगा? पूरा का पूरा 8 लाख बोनस देगा, 8 लाख बोनस देगा। ठीक, कंप्लीट बोनस देगा कंपनी, 8 लाख बोनस दे दिया। अब ये जो शॉर्टफॉल हुआ है ना, ये जो 8 लाख जो जीरो एक्चुअल में एलोकेबल सरप्लस में उसके पास है ही नहीं, पैसा तो देंगे कैसे, लेकिन फिर भी उसके पास कंपनी में जो भी जमा पूंजी था वहां से दे दिया। ठीक, अब जो एलोकेबल सरप्लस है क्योंकि ये जीरो था तो अगले साल इसको एडजस्ट कर देंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे? कितने साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है इसको मैं तुम समझो चीज को। फॉर एग्जाम्पल अगले साल, नेक्स्ट ईयर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ईयर पकड़ लो 8 लाख देना है उसको फिर से बोनस, मिनिमम बोनस। ठीक है, अब उसके पास एलोकेबल सरप्लस 23 लाख है, 23 लाख तक का एलोकेबल सरप्लस है, 23 लाख तक का एलोकेबल सरप्लस है। मिनिमम बोनस देना है उसको 8 लाख। तो क्या सिर्फ उसको 8 लाख ही देना है या फिर वो 20% दे सकता है, जो कि मैक्सिमम बोनस 20%, मतलब 8 लाख से भी ज्यादा दे सकता है। कंपनी अगर चाहे तो ज्यादा दे सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, अब कंपनी कहता है कि क्योंकि मेरे पिछले साल लॉस हुआ था, पिछले साल मेरा लॉस हुआ था, मैं उसको ना यहाँ से माइनस कर दूंगा। ठीक है, 5 लाख माइनस कर दूंगा, सॉरी 5 लाख नहीं, 3 लाख माइनस होगा, क्योंकि 5 लाख तो उसके पास था ऑलरेडी। ठीक है, कंपनी के पास 3 लाख का शॉर्टफॉल था या फिर उसके पास एक भी रुपया नहीं था, जीरो था। तो टोटल 8 लाख ही हम लोग कंसिडर कर सकते, या तो 8 लाख पूरा का पूरा क्योंकि कंपनी के पास एलोकेबल सरप्लस जीरो था, या फिर 5 - 3 कितना होता, 5 - 8 कितना होता है? 3 लाख होता है, या तो 3 लाख। ठीक है, तो ये हम लोग इससे माइनस कर देंगे। तो अगर इसको हम लोग माइनस करें, अगर 3 लाख हम लोग 3 लाख पकड़ के चल रहे हैं, 3 लाख माइनस करोगे तो 20 लाख हो रहा है। तो हम लोग इस साल जो है ना एलोकेबल सरप्लस कितना कंसिडर करेंगे बता दो फटाफट? 20 लाख ही कंसिडर करेंगे एलोकेबल सरप्लस। ठीक है, ऐसे कैरी फॉरवर्ड होता है, इस प्रकार से कैरी फॉरवर्ड होता है। क्या है, समझ में आ रहा है? अब ये तुम 8 लाख दो या फिर 8 लाख से ज्यादा दो, अपने को क्या, या तुम 8 लाख दो या फिर 8 लाख से ज्यादा दो, अपने को क्या, अपने को कोई फर्क नहीं है। लेकिन तुम कितना दे सकते हो, इस 20 लाख को कंसिडर करके दिमाग में रख के तुम 20% जो भी है तुम्हारा तुम दे सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? अब ये कंटिन्यू होता जाएगा फॉर 4 इयर्स। ठीक है, पकड़ लो ये जो सेकेंड ईयर था ना, मैंने ये जो सेकेंड ईयर था इसमें भी तुमने कोई प्रॉफिट नहीं किया, कोई तुमने प्रॉफिट नहीं, सॉरी एलोकेबल सरप्लस तुम्हारे पास था ही नहीं, जीरो था पकड़ लो। ठीक है, तो यहाँ का जीरो, लेकिन फिर भी तुमको 8 लाख बोनस देना था, तो तुमने कितना दिया? 8 लाख बोनस तुमने फिर भी दिया। तो टोटल 8 + 8 कितना हो गया? 16 लाख। 16 लाख
तुमने बोनस ऑलरेडी दे दिया है थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में, ठीक है। तो थर्ड ईयर में हम लोग फिर से मिनिमम बोनस कितना देना पड़ रहा है, 8 लाख देना पड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे बगल थर्ड ईयर में तुम्हारे पास एलोकेबल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया, 26 लाख हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यह है एलोकेबल सरप्लस। तुमने कैलकुलेट किया एलोकेबल सरप्लस तो तुमको दिखा 26 लाख आ रहा है, लेकिन क्या हम लोग 26 लाख कंसिडर करेंगे एलोकेबल सरप्लस? नहीं, हम लोग कैलकुलेट करेंगे 26 माइनस 16, तो आ जाएगा यहाँ पे 10। तो हम लोग फाइनल जो अमाउंट है 10 लाख ही होगा तुम्हारा एलोकेबल सरप्लस। अब इसके ऊपर तुम बोनस दो जितना तुमको देना है, या तो तुम मिनिमम दे सकते हो या फिर इससे ज़्यादा तुम दे सकते हो, तो दे दो। 20% जो है वो तो रहेगा ही, कैप 20% मैक्सिमम लिमिट है। क्या है, समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? इज दैट वेरी मच क्लियर? बता दो फटाफट, अगर क्लियर है तो बता दो। हाँ जी। तो सिंपल बात यह है कि एम्प्लॉई को बोनस अभी मिलेगा, लेकिन जो भी डेफिशिएंसी है ना वो फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, बता दो। ठीक है। अब ये दिमाग में हमेशा रखना कि ये जो अगर इस साल हम लोग 8 लाख करके दिया जा रहा है ना, बोनस दे रहे हैं हम लोग 8 लाख के दे रहे हैं हम लोग बोनस, तो हम लोग थर्ड ईयर में जो हम लोग बोनस देंगे वहां से काट लेंगे? नहीं, बोनस से नहीं कटा जा रहा है, हम लोग एलोकेबल सरप्लस से काट रहे हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ से काट रहे हैं? एलोकेबल सरप्लस से काट रहे हैं, एलोकेबल सरप्लस से काट रहे हैं, ठीक है। एलोकेबल सरप्लस से हम लोग काट रहे हैं, एलोकेबल सरप्लस से ही तो तुमको बोनस मिला दिया जाता है, तो यहाँ से काट रहे हैं कि इतना। एलोकेबल सरप्लस का मतलब क्या, कि ये अमाउंट है, यहाँ से तुम बोनस दे दो, ठीक है। तो ये अमाउंट है XYZ, ये अमाउंट है, यहाँ से तुम बोनस दे दो। तो वो जो XYZ अमाउंट है वो पिछले साल का डेफिशिएंसी को माइनस करके हम लोग निकालेंगे, अगर डेफिशिएंसी हुआ तो पिछले साल। अगर पिछले साल कोई डेफिशिएंसी नहीं था फिर किस बात का टेंशन? क्या है, समझ में आ रहा है? ये पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब टॉपिक होगा टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस। क्या बताओ? टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस। ठीक है, टाइम लिमिट क्या है? 8 महीने, सिंपल बात, 8 महीने, 8 मंथ्स, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर खत्म होने 8 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के 8 महीने के अंदर अंदर डायरेक्ट एम्प्लॉयज के बैंक अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए क्या? तुम्हारा बोनस। क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, पकड़ लो कोई बोनस था जो डिस्प्यूट में था, डिस्प्यूटेड बोनस, डिस्प्यूटेड बोनस। अगर बोनस था, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था इस बोनस को लेकर, इसलिए वो बोनस दिया नहीं गया, ठीक है। अब अगर पकड़ लो डिस्प्यूट हो गया सॉल्व, और अगर बोनस देना है एम्प्लॉयर को तो कितने टाइम के अंदर अंदर देगा? आफ्टर डिस्प्यूट कितने टाइम के अंदर अंदर? 1 महीने, 1 मंथ। ठीक, कोर्ट में गया ना केस, केस जब कोर्ट में गया तो उसका सॉल्यूशन निकला, और सॉल्यूशन ये निकला कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई को देना है बोनस, ठीक है। कितने दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा? वो डिस्प्यूट होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर, वो 8 महीने वेट नहीं करेगा। क्या है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एक एक पॉइंट है जो तुमको याद रखना है। देख, बोनस जो है ना, मिनिमम कितना देना होता है? 8.33%। ये मिनिमम रेट है, ठीक, मिनिमम रेट। अब डिस्प्यूट किस प्रकार का हो सकता है? डिस्प्यूट का अमाउंट कितना हो सकता है? शायद डिस्प्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो, जो मिनिमम बोनस पकड़ ले 8.33% निकल के आ रहा है, 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ निकल के आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब डिस्प्यूट जो हुआ, ठीक है, डिस्प्यूट जो कोई भी एम्प्लॉय है, इसको बोनस मिलना था बहुत ज़्यादा, कम से कम 5,000 का बोनस मिलना था, बोनस मिलना था। इसका डिस्प्यूट चल रहा है, 5,000 रुपीज़ का डिस्प्यूट चल रहा है बोनस का। मिनिमम कितना है? 1,000 दिन। तो भले ही डिस्प्यूट चल रहा हो, मिनिमम बोनस पहुंचा दो। एक्ट कहता है मिनिमम बोनस तुम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देना ही होगा, 1,000 दे दो। उसके बाद जो हायर अमाउंट है 4,000 रुपीज़, उसके ऊपर डिस्प्यूट को कंटिन्यू करो, बाद में जब सेटलमेंट होगा, जब जो भी जजमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग तुमको करना है।
क्या समझ, ये 8.33% जो मिनिमम है वो तो देना ही है, भले डिस्प्यूट हो ना हो। ठीक है, डिस्प्यूट हो रहा हो, हायर अमाउंट का हो रहा है डिस्प्यूट, लेकिन तुमको मिनिमम वाला तो देख के रखना है। तुम झगड़ा करो कोर्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मिनिमम अमाउंट दे दो, उसके बाद ऊपर वाले जो वैल्यू है जो कि 4,000 है उसके ऊपर डिस्प्यूट करो तुम कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम वैल्यू तुमको देना ही होगा अभी के लिए। क्या है समझ में? और कितने दिन के अंदर अंदर दो, कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 8 महीने का ही लगेगा। ठीक है, 8 मंथ्स का ही लगेगा, 8 महीने पे 8 मंथ्स के अंदर अंदर तुमको देना होता है। तो 8 मंथ्स के अंदर अंदर तुमको मिनिमम बोनस दे दो, उसके बाद जो हायर वैल्यू, एम्प्लॉय अगर कह रहा है नहीं मेरे को और 4,000 मेरे को मिलना है, तो उसके लिए तुम डिस्प्यूट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मिनिमम अमाउंट तुमको दे देना होता है। क्या है समझ में? जो मैं समझा रहा हूँ ना, इसको अपने भाषा में समझ लो, और एग्जामिनेशन में लिखना है सिर्फ इंग्लिश भाषा में। अपने लैंग्वेज में लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके लिखो, हो जाएगा। इसको लिखना कैसे, सिंपल बात लिखना है ना, एकदम सिंपल लिखना है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। देखो, सिंपल लिखना है कि डिस्प्यूटेड बोनस, ठीक है, डिस्प्यूटेड, इसको ऐसे लिखो, या इफ द इफ डिस्प्यूटेड बोनस, ऐसे लिख सकते हो, इफ डिस्प्यूटेड बोनस इज फॉर हायर अमाउंट देन मिनिमम बोनस लिखोगे 8.33% लिखोगे, फिर लिखोगे मिनिमम बोनस शैल बी पेड विद इन 8 मंथ्स मैंडेटरीली, बस खत्म। ठीक है, एंड द हायर वैल्यू कैन बी कैन बी पेड आफ्टर कोर्ट सेटलमेंट लिख दो, या फिर आफ्टर डिस्प्यूट सॉल्व्स ऐसे करके लिख दो। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम बना के लिख सकते हो आराम से। अंडरस्टूड ना? यही है सिंपल चीज, यहीं पे तुम्हारा खत्म हो जाता है बोनस। ठीक है, बोनस यहीं पे तुम्हारा खत्म हो जाता है, जो मैंने करवाया है उतना ही। ठीक, क्या ये याद रख पाओगे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके, फिर ना हमारा और ज़्यादा कुछ नहीं, अपन को करना है, एक बार मैं चेक कर लूँ। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा चैप्टर 5, एडवाइजरी बोर्ड। क्या बताओ? एडवाइजरी बोर्ड, इसको भी हम लोग नक्की कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर 5 है ये, चैप्टर 5 एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। अच्छा, एडवाइजरी बोर्ड क्या करता है? एडवाइजरी बोर्ड एडवाइस देता है ऑन द वेजेस। ठीक है, ऑन कोड ऑन वेजेस के ऊपर एडवाइजरी बोर्ड का काम है एडवाइस करना। ठीक, इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये सेक्शन 42 है, इसके सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑथोरिटी, कौन अपॉइंट करेगा हमारे एडवाइजरी बोर्ड को। तो अपॉइंटेड बाय सेंट्रल, सीजी लिख दो, सेंट्रल गवर्नमेंट, खत्म। ठीक है, अच्छा, इसमें जो कॉम्पोजिशन होगा ना, कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड, कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड मतलब मेंबर्स, बोर्ड में जो मेंबर्स बैठेंगे उनकी कॉम्पोजिशन। सबसे पहला एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव्स रहेगा। फिर एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। समझ में आ रहा है? अब दोनों का रेशियो 1:1 होना चाहिए, मतलब अगर दो, यहाँ पे दो बैठ रहे तो यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन बैठ रहे तो यहाँ पे तीन। ठीक है, इक्वल होना होगा। क्या है समझ में आ रहा है? इंडिपेंडेंट होगा 1/3,
इंडिपेंडेंट पर्सन्स होगा तुम्हारे जो मेंबर है का 1/3, ठीक है, 1/3 होगा इंडिपेंडेंट पर्सन्स। और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। और ये जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स है मतलब स्टेट को जो रिप्रेजेंट करेगा ये अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल सीजी नॉमिनेट करेगा, अपॉइंट नहीं, नॉमिनेट, नॉमिनेट करेगा 5 स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी बता दो। अब ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे कोई जेंडर वाला बात नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ टोटल ये है कि कौन कितना कैसे बैठेंगे, ठीक है, ये है फुल। अब आता है वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन, पांचवा विमेन रिप्रेजेंटेशन। वुमेन रिप्रेजेंटेशन कम से कम 1/3 जो है वुमेन रहेगा, 1/3 ऑफ मेंबर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? टोटल मेंबर 6 है, इसका 1/3, दो जो है वुमेन होगा इस बोर्ड में। क्या समझ में आ रहा है? चेयरपर्सन कौन रहेगा? चेयरपर्सन कौन रहेगा बता दो। जो भी इंडिपेंडेंट मेंबर्स रहेंगे ना, इंडिपेंडेंट मेंबर्स पकड़ लो, 1 2 3 जो भी है, इनमें से कोई एक को अपॉइंट करेगा बाय सीजी, खत्म बात, ठीक है, अंडरस्टूड। इसका फंक्शन क्या है एडवाइजरी बोर्ड का? क्या करेगा? मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम वेज का फिक्सेशन करेगा या फिर रिवीजन करेगा, ठीक है। विमेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को धक्का देगा, मतलब आगे बढ़ाएगा, ठीक है, बढ़ाने का तरीका जो है वो निकालेगा ये। 3 एक्सटेंट ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट, एक्सटेंट ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचेगा कि किन स्टैब्लिशमेंट या फिर जॉब में विमेन को एम्प्लॉय किया जा सकता है, और नोटिफाई कर दे कि भैया कम से कम तेरे वाले इस्टेब्लिशमेंट में तो 5 एम्प्लॉय विमेन होना ही चाहिए, इस प्रकार से। एंड उसके उसके बाद जो भी जनरल मैटर्स है वो, जनरल मैटर्स ऑन कोड ऑन वेजेस के ऊपर जो भी जनरल मैटर्स है वो। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, फाइनल डिसीजन कौन लेता है? फाइनल डिसीजन ये एडवाइजरी बोर्ड है, याद रखना, इनका काम है एडवाइस करना। किसको करेंगे एडवाइस? सीजी को, स्टेट गवर्नमेंट को, और यही तुम्हारा फाइनल डिसीजन लेंगे। अंडरस्टूड, ठीक है। बाकी यहाँ पे सिर्फ यही तुमको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, एक एक ऐसा टॉपिक आता है जिसको कहते हैं मैंडेटरी फैक्टर्स फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट का एडवाइस, कि कौन से फैक्टर्स को वो लोग कंसिडर करेंगे फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ वुमेन कितना होना चाहिए, नेचर ऑफ वर्क क्या होना चाहिए, हाउस ऑफ आवर्स ऑफ वर्क कितना होना चाहिए, सूटेबिलिटी है कि नहीं, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर वो एडवाइस करेंगे। बस ये तुमको बना के लिखना है, ठीक। और ये हो गया तुम्हारा एडवाइजरी बोर्ड खत्म। एडवाइजरी बोर्ड एकदम नक्की हो गया तुम्हारा, ठीक है। और ना इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा जिसको हम लोग कहेंगे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, ठीक है। और 2 चैप्टर बच चुके हैं लगभग, मतलब इसी चैप्टर के अंदर मिनी चैप्टर्स है ना, तो 2 चैप्टर्स बच चुके हैं। ये हम लोग 1+1 2 चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे एंड इसको नक्की कर देंगे हम लोग 110%, ठीक है।
तो जो मैंने लिखवाया ना, ये नोट कॉपी में नोट कर लो, इतना ही काफ़ी है, यही तुमको एग्जामिनेशन में याद रखना है। और ट्रस्ट मी, तुम्हारा मटेरियल बहुत बड़ा है, ठीक है, एंड बहुत चीज़ें हैं जो तुमको इग्नोर भी करके चलना होता है इफ़ यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट क्रैकिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। अंडरस्टूड ना। वो मैं एक साल का पढ़ाई जो है वो उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 3 महीने के अंदर अंदर दिसंबर में एग्जामिनेशन कैसे निकालोगे उसके बारे में बात करूँ, या फिर जून में एग्जामिनेशन कैसे निकालोगे उसके बारे में बात करूँ। जो मैंने लिखवाया है वही लिख के पढ़ के याद कर लो, काफ़ी है। और मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है, वैसे तो पूरा करवा दे, सारे टॉपिक्स करवाया है, ठीक है। अंडरस्टूड। चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।